साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्चुअल इंदिरा रसोई का किया उद्घाटन समारोह में खाली रही कुर्सियां। बाइकों की टक्कर में पत्नी की हुई मौत, पति हुआ गंभीर घायल, गांव में पसरा शोक। बाइकों की टक्कर में पत्नी की हुई मौत, पति हुआ गंभीर घायल, गांव में पसरा शोक। पीएम मोदी के जन्मदिवस पखवाड़ा में हुआ रक्तदान शिविर, दिव्यांगों को बांटी गई ट्राईसाइकिल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर युवा मोर्चा अलवर उत्तर ने पांचों विधानसभा के रक्तदान शिविर में 1044 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के आदेश अनुसार युवा मोर्चा अलवर उत्तर ने जिला अध्यक्ष अभय विधुड़ी के नेतृत्व में पांचों विधानसभाओं में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बानसूर विधानसभा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 254 यूनिट रक्तदान हुआ। निमराना रक्तदान शिविर में 147 यूनिट, मुंडावर रक्तदान शिविर में 188 यूनिट, कोटकासिम में 260 यूनिट, भिवाड़ी रक्तदान शिविर में 224 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर के लिए पांचों विधानसभाओं में विधानसभा प्रभारी लगाए गए थे। राष्ट्रीय युवा मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य विशु वसोयान ने सभी विधानसभाओं का रक्तदान शिविर में प्रवास रहा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने युवाओं में रक्तदान शिविर के लिए उत्साह देखा गया। युवा मोर्चा नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहा है। इसी के निहित अन्य कार्यक्रम भी होते रहेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में महामंत्री नगेंद्र शेखावत, राहुल सैनी, निहाल सिंह, उपाध्यक्ष सुनील सिराधना, दिनेश यादव, प्रदीप यादव, संदीप यादव, मंडल अध्यक्ष मुकेश दबास, संजय जाट, निरंजन सेन, राकेश यादव, संदीप मेघवाल, जया सैनी, नरेंद्र, प्रिंस प्रजापत, सुरेंद्र विक्रम, रामवीर सतपाल, सचिन सैनी, सतवीर सैनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत छोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव वीर नारायण यादव ने गांव सिवाना में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यादव ने बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि यात्रा सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने का संदेश देगी और देश में चल रही जन विरोध नीतियों के खिलाफ आम जनता को जागरूक करने का काम भी करेगी। भारत को एक साथ जोड़ने की अपील की और एक मंच पर खड़े रहने का कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए। वीर नारायण यादव ने आरोप लगाया कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस पर अंकुश लगाने में केंद्र सरकार नाकाम है। बैठक में पूर्व कार्यकर्ताओं ने साफा व माला पहनाकर प्रदेश महासचिव वेद नारायण यादव का स्वागत किया। इस मौके पर महेश सैन, सरपंच बूढ़ी बावल, हरज्ञान गुर्जर, तरवाल, मोहित, राधेश्याम, पंकज, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामवासी उपस्थित रहे। अग्रवाल महासभा अलवर की ओर से 24 सितंबर से 26 सितंबर तक 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अग्रवाल महासभा के मंत्री रमेश सिंघल ने बताया कि 24 सितंबर को सुबह अग्रवाल भवन के चारों मुख्य द्वारों पर ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का विधिवत आगाज किया जाएगा। उसके बाद अग्रवाल छात्रावास निर्माणाधीन अग्रवाल चिकित्सालय में ध्वजारोहण किया जाएगा। उसके बाद 11 बजे विशाल रक्तदान शिविर होगा। इस रक्तदान शिविर में अग्रवाल समाज के युवा बढ़ चढ़कर रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने अग्रवाल धर्मशाला में पहुंच रहे हैं। वहीं दोपहर 12 बजे अग्रवाल बालक बालिकाओं महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होगा और 24 सितंबर को शाम 7 बजे अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसमें अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के बालक बालिका विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कलाकृतियों के साथ अपनी प्रस्तुति करेंगे। इसके बाद 25 सितंबर को
अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रश्न मंच व वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित होगी। वाद विवाद प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग कक्षा 9वीं से 12वीं तक का रखा गया है, जिसमें बढ़ती जनसंख्या, वरदान या अभिशाप विषय पर जूनियर वर्ग में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्र भाग लेंगे। इसके विषय मोबाइल, वरदान या अभिशाप पर प्रतिभागी अपना पक्ष रखेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे महिलाओं के लिए लड्डू गोपाल म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता होगी। अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता ठेकेदार ने बताया कि प्रतिभाशाली अग्रवाल बालक बालिकाओं का सम्मान समारोह अग्रवाल धर्मशाला प्रांगण में रखा गया है, जिसमें 2021-22 में कक्षा 10वीं 12वीं में 90% स्नातक और 75% बीएड में एमडी, एमएस, आईआईटी, एमबीए की डिग्री प्राप्त करता है और राज्य राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा में चयनित जिला राज्य में राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा। प्रतिभाशाली बालक बालिकाएं अपना रजिस्ट्रेशन अग्रवाल महासभा अलवर में करवा सकते हैं। जयंती संयोजक अनिल वर्ग ने बताया कि नई अनाज मंडी में अग्रध्वज व पत्रिकाएं वितरित की गई है। 26 सितंबर को 4 बजे शोभा यात्रा अग्रसेन महाराज के रथ के साथ विशाल जनसमूह के साथ निकाली जाएगी। शोभा यात्रा विवेकानंद चौक, त्रिपोलिया बाजार से अग्रवाल धर्मशाला रात 8 बजे पहुंचेगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, महाराजा श्री अग्रसेन जी की 5146वीं जन्म जयंती समारोह पूरे विश्व के अंदर अग्रवाल समाज बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। उसी के तहत अलवर में भी अग्रवाल महासभा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भगवान का जन्मदिन हम लोग सब लोग मिलके बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम आप लोगों से भी अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि आप भी इस जयंती में हमारा सहयोग करें। इसी के संदर्भ में आज ये पत्रकार सम्मेलन बुलाया गया है। किस तरह के कार्यक्रम? किस तरह के कार्यक्रम हैं? जयंती में हमारे यहाँ बच्चों के लिए कार्यक्रम है, स्कूल के बच्चों के लिए कार्यक्रम है। 24 तारीख को हमारी स्कूल का स्थापना दिवस है, जिसके अंतर्गत बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। बच्चों के लिए रंगोली प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर, वाद विवाद, प्रश्न मंच और मुख्य रूप से हमारे 24 तारीख को रक्तदान शिविर भी जयंती के अवसर पर हम हमेशा की तरह इस बार भी रखेंगे। दूसरा है 25 तारीख को प्रतिभाशाली जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका हम सम्मान समारोह करते हैं। तो 25 तारीख को शाम को 4 बजे सभी बच्चों का सम्मान समारोह है। 22 तारीख तक जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं वो अपनी प्रविष्टियां अग्रवाल महासभा में जमा करा सकते हैं। ये मैं आपके माध्यम से घर घर पहुंचाना चाहता हूं कि बच्चों को ये ध्यान रहना चाहिए कि अपनी प्रविष्टियां 22 तारीख तक पहुंचाएं। मेरा नाम रमेश सिंघल है। 26 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके अंदर मथुरा वृंदावन से झांकियां आ रही है, जो कि अलवर में पहली बार आप लोगों को देखने को मिलेगी। भगवान का रथ बड़े ही सुंदर रूप से सजाया जाएगा और हम सब लोग बाजार में उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। भगवान की जगह जगह स्वागत होगा, भव्य रूप से जयंती मनाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो है महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में ही बुलाई गई है। प्रोग्राम हमारे जो है 24 तारीख से प्रोग्राम हमारे चालू हैं। सुबह जो है 8 बजे से 4 गेट इस भवन के अंदर 4 जगह जो है झंडारोहण हमारे, फिर उसके बाद जो है कि छात्रावास और चिकित्सालय बनाए। 11 बजे जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो 3 बजे तक चलेगा और इसमें हमारे को करीब लगभग टारगेट जो हमने लिया है 80 से 100 यूनिट के लगभग की पूरी है, और ज्यादा भी हो जाए तो ये अलग चीज है। 25 को क्या रंगोली प्रतियोगिता है, मेहंदी प्रतियोगिता है, लेडीजों के लिए भी रखा गया है। और शाम को जो है अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा है, जो विद्यालय स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
एक और जहां प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने प्रदेश में 512 इंदिरा रसोइयों का वर्चुअल उद्घाटन किया, वहीं दूसरी ओर अलवर नगर परिषद द्वारा अलवर शहर में 6 इंदिरा रसोई खोली जाएगी। इनमें से एक रसोई का उद्घाटन बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में विधिवत रूप से किया गया। इस दौरान नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर, जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, एडीएम सिटी ओम प्रकाश सराहन, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, कॉलेज प्राचार्य लवलीना व्यास सहित स्थानीय पार्षद अशोक पाठक सहित नगर परिषद के सभी पार्षद और कर्मचारी उपस्थित थे। उद्घाटन के दौरान सभी लोगों ने इंदिरा रसोई में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता को चेक किया। उद्घाटन के दौरान स्थानीय पार्षद अशोक पाठक का विरोध देखने को मिला, जहां स्थानीय पार्षद अशोक पाठक ने विरोध जताया और कहा कि उद्घाटन पट्टिका में क्षेत्रीय पार्षद का नाम नहीं है, जिस पर मंच से अतिथियों ने कहा कि जल्दी पट्टिका पर नाम भी लिखवा दिया जाएगा। दूसरी ओर देखा गया कि इस समय प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत इंदिरा रसोई का वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरी ओर देखा गया कि जिस समय प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत इंदिरा रसोई का वर्चुअल उद्घाटन कर रहे थे, तभी कार्यक्रम में बिछी सारी कुर्सियां खाली नजर आई। कुर्सियों पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, सिर्फ मंच पर ही अधिकारी और नेता लोग बैठे थे। ऐसे में यह प्रतीत होता है कि इंदिरा रसोई का उद्घाटन जल्दबाजी में किया गया, क्योंकि सिर्फ माफट कॉलेज में इंदिरा रसोई खोली जा रही है। वह कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों व छात्राओं के लिए कारगर साबित होगी, लेकिन आज तक एक भी छात्र और छात्राएं उद्घाटन के समय मौजूद नहीं थी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोई भी भूखा न सोए, इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई की शुरुआत की और आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल उद्घाटन करते हुए 512 इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन किया और यहां पर भी 6 इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन नगर परिषद द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में इंदिरा रसोई खोलने से बाहर से पढ़ने वाले के लिए कॉलेज में आने वाले विद्यार्थियों को बाहर खाना खाने नहीं पड़ेगा। अब मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन विद्यार्थियों को कॉलेज कैंपस में ही मिल जाएगा। यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत ने प्रदेश में खुशहाली के लिए आम आदमी कोई भूखा नहीं सोए, ना भूखा उठे, उसके लिए पूरे प्रदेश में आज 512 पहले भी चल रही है, लेकिन 512 इंदिरा रसोइयों का आज प्रारंभ किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 8:30 से और दोपहर 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से शाम को 9 बजे तक मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन इंदिरा रसोइयों में मिलेगा, जिससे हमारे जो साथी जिनको खाने की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो 8 रुपए देकर के भरपेट भोजन कर सकते हैं। कोई बाहर से मजदूर शहर में आए, उसको खाने की कोई दिक्कत हो, आज यहाँ गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में इंदिरा रसोई का प्रारंभ किया गया है। इसमें भी हमारे जो विद्यार्थी साथी बाहर गांव से आते हैं, उनको खाने के लिए होटलों में जाना पड़ता है, पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। क्वालिटी या बढ़िया क्वालिटी का खाना मात्र 8 रुपए में उनको मिलेगा और ये बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा जिस तरीके से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, शहरों में भी शहरी गारंटी योजना उन्होंने प्रारंभ कर दी। अभी उद्घाटन के समय यह देखा गया कि उद्घाटन मतलब कुर्सियां खाली हैं, कोई तैयारी नहीं है और फिर इस तरह से सारा प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो इंदिरा रसोई उद्घाटन हो रहा है उसमें लग रहे थे। लोग बाग धीरे धीरे आ रहे हैं और फिर भी मैं अभी मंच के माध्यम से प्रशासन को भी आग्रह करूंगा कि आगे से लाभार्थियों को इसकी ज्यादा से ज्यादा सूचना दें ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। अगर कहीं ना कहीं छात्रों को ही बैठा लेते हैं यहाँ, जो इस कॉलेज के छात्र थे वही बैठ जाते, कॉलेज के बच्चों को भी, लेकिन आज संडे छात्रों की छुट्टी है, लेकिन जो भी लाभार्थी इंदिरा रसोई का लाभ लेते हैं, आसपास लोगों को भी कहते हैं, तो निश्चित रूप से लोग होते हैं और इसके आगे से इस बात में हम सुधार करवाएंगे। कॉलेज में रसोई ये योजना खोली गई है, इसमें सभी को लाभ मिलेगा फिर? भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के तहत पखवाड़े के दूसरे दिन इंटरवेंशन गार्डन मोती डूंगरी दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण वितरण कर कार्यक्रम का रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी विष्णु चेतानी, शहर विधायक संजय शर्मा, सेवा पखवाड़े के जिला संयोजक प्रमोद विजय, नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर, सह संयोजक सीताराम किराड़ थे। कार्यक्रम
कार्यक्रम में बुजुर्ग व दिव्यांगों को 300 चश्मा व 200 छड़ी व 2 ट्राइसाइकिल वितरण की गया। जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने संबोधन में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन केक काट कर नहीं, एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत 17 से 2 अक्टूबर तक विभिन्न सेवाओं के माध्यमों से जनता की सेवा की जाएगी। जिला प्रभारी विष्णु चेतानी ने संबोधन में कहा कि मोदी के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण में इन 8 सालों में हर गरीब का ध्यान रखा गया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। शहर विधायक संजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कल का दिन ऐतिहासिक दिन था, जो अब तक का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों महिला, पुरुषों, दिव्यांगों को उपकरण वितरण कर सेवा का कार्यक्रम किया गया। कार्य की आयोजक नगर निकाय प्रकोष्ठ की संयोजक सुमन चौधरी, जिला उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी, मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, पार्षद सीताराम चौधरी, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष के मैदान, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र शेखावत, डॉक्टर के शर्मा, जिला पार्षद गगनदीप बेनी, प्रसाद सैनी, नथीलाल सेन, यशोधन पाराशर, आशुतोष शर्मा, भामाशाह, रतन चौधरी जी, लक्की सरदार आदि कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। भिवाड़ी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में 2 दिन तक चल रहे सर्किल व राष्ट्रीय कबड्डी के महासंग्राम में राष्ट्रीय कबड्डी मैचों के पलड़ा की टीम ने सभी टीमों को मात देते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं सोनीपत की टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय कबड्डी मैच में भाग लेने के लिए यूपी, पंजाब व दिल्ली से आई टीम थी। सर्किल कबड्डी में करीब 20 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें हरियाणा, पंजाब, सोनीपत, जिंद, हिसार की टीमें भाग लेने के लिए आई हुई हैं। सर्किल कबड्डी में विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा। 2 दिन तक चले कबड्डी के इस महासंग्राम में 57 टीमों ने भाग लिया। इसमें से पहले दिन राष्ट्र कबड्डी के मैच करवाए गए। उनमें पलड़ा की टीम विजेता तो वही सोनीपत की टीम उप विजेता रही। इसी तरह यहां पर एथलेटिक खेलों में 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पर संजय गुर्जर, द्वितीय स्थान पर नैतिक यादव तो वहीं तीसरे स्थान पर अनिकेत रहे। 400 मीटर दौड़ में भिवाड़ी में नैतिक यादव प्रथम, फरीदाबाद से अनिकेत द्वितीय स्थान पर, नौगांवा से नितिन तृतीय स्थान पर तो वहीं ऋतिक तंवर चौथे स्थान पर रहे। 1600 मीटर दौड़ में भिवाड़ी के मिलकपुर से रोहित कुमार प्रथम स्थान पर रहे। बीबीरानी से मोहित द्वितीय स्थान पर तो वहीं दैसपुर भिवाड़ी से मोहित तृतीय स्थान पर रहा। लंबी कूद में सतनाली से त्रिलोक कुमार प्रथम स्थान पर, संजय द्वितीय स्थान पर और फरीदाबाद से तनुज तृतीय स्थान पर रहा। गोला फेंक में अमन भड़ाना प्रथम स्थान पर, भिवाड़ी के घाटला से प्रवीण गुर्जर द्वितीय स्थान पर तो वहीं अभिषेक तृतीय स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता का आयोजन वीर गुर्जर स्पोर्ट्स क्लब के बैनर तले गत 35 सालों से किया जा रहा है। इसकी शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर से हुई थी, जो आज एक बड़ा रूप ले चुकी है। इस प्रतियोगिता में सर्किल कबड्डी के प्रथम विजेता को 71,000 रुपए, दूसरे विजेता को 51,000 व तीसरे विजेता को 15,000 व चौथे स्थान पर रही टीम को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह राष्ट्रीय कबड्डी में प्रथम विजेता टीम को 21,000 रुपए, उप विजेता को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। सभी टीमों के लिए रहने खाने की व्यवस्था वीर गुर्जर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से की गई है। देर रात सर्किल कबड्डी की परिणाम घोषणा के बाद सभी टीमों को सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद सभी टीमें अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो जाएगी। टाई डलने के बाद किसी भी टीम को एंट्री नहीं दी जाएगी। पलड़ा प्रथम रही है और द्वितीय सोनीपत और यूपी, पंजाब और दिल्ली यहाँ से टीम आई थी। और अभी सर्किल कबड्डी का मैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें हरियाणा, पंजाब और सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार सारी टीम आई हुई हैं। 20 टीमें सर्किल कबड्डी की आई हुई हैं। उनका मैच अभी होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा कठुमर के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा के रूप में शनिवार को कठुमर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 51 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ।
स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के संयोजक और युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के रूप में इस तरह के कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2022 तक कठुमर मंडल पर चलेंगे। कठुमर की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने की और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन सतीश चौधरी रहे। इस मौके पर किसान नेता हरि सिंह वकील, पूर्व कठुमर पंचायत समिति सदस्य विजेंद्र चौधरी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामजी लाल चौधरी, दीपचंद नेता उदय सिंह, CDOP विधानसभा विस्तारक वीरेंद्र चौधरी, OP पहलवान रेला खो, मंडल अध्यक्ष भीम गुजर, भाजपा नेत्री मुन्नी देवी, गिरिराज शरण नरूका, पूर्व सरपंच रघुवीर सैनी, पूर्व प्रत्याशी बाबूलाल मैनेजर सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडल पर कठुमर मंडल का श्री नरेंद्र जी मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के, उनका जन्मदिन रवि मैरिज होम पर मनाया गया और उनके इस कार्यक्रम में हमारे कठुमर युवा मोर्चा के तत्वाधान में रक्त शिविर का आयोजन किया गया कठुमर युवा मोर्चा द्वारा, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफी मात्रा में रक्तदान यूनिट का रक्तदान किया गया। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रक्तदान दिया और जो इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी सहभागिता की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो आपने ये हमारा कार्यक्रम सफल बनाया, तो सभी कार्यकर्ताओं के लिए मेरा तहे दिल से और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब हमारा जो ये कार्यक्रम है ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रत्येक दिन का हमारा कार्यक्रम है। हम और हमारा युवा मोर्चा मिलकर इस कार्यक्रम, इस पूरे पखवाड़े को सफल बनाएंगे। यही मेरी सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो हमारा समय समय पर सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। मोती डूंगरी स्थित होटल में कोली समाज का विवाह योग्य युवक युवती परिचय का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कोली समाज के 75 युवक युवती परिचय सम्मेलन में पहुंचे। कोली समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज के लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को आना था, लेकिन किसी कार्यक्रम में बिजी होने के कारण वे कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सके। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कोली, जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष योगेंद्र कोचर और अध्यक्षता कर रहे YN वर्मा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। अध्यक्ष YN वर्मा ने बताया कि हर वर्ष अखिल भारतीय कोली समाज जिला अलवर कार्यकारिणी द्वारा विवाह युवक युवतियों परिचय महोत्सव आज होटल स्वरूप विलास में आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि आज के मोबाइल युग में इंसान अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पाता। जब व्यक्ति अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पाता तो अन्य परिवारों के लिए समय कैसे दे पाएगा। जब आपस में रिश्तों के बारे में चर्चा नहीं होती तो रिश्ते नहीं हो पाते। इन्हीं कारणों की वजह से जिला संगठन एक परिवार से दूसरे परिवार को जोड़ने का कार्य कर रहा है। संगठन हर क्षेत्र में समाज का विकास चाहता है। समाज का विकास होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा और आपस में भाईचारा बढ़ेगा। उन्होंने सभी समाज से आग्रह किया कि तन मन धन से जिला संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए परिचय महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे। उनका भी आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि कोली समाज की छात्राओं के लिए हॉस्टल और छात्रावास की मांग की जाएगी। तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं अलवर शहर में मोती डूंगरी स्वरूप विलास में युवक युवती परिचय महोत्सव में उपस्थित हुआ हूं। मैं डॉक्टर YN वर्मा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज से हूं। मैं इसी समाज में पैदा हुआ हूं, इसी समाज में सर्व कर रहा हूं और इसी समाज को मैं सानिध्य रखता हूं। मुझे इस खुशी का ये प्रभाव है कि आज की जो स्थिति है जिसमें युवक युवतियों का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो बिगड़ता जा रहा है। उसके कई कारण हैं, उस कारणों में नहीं जाएंगे, लेकिन हम अगर ऐसा परिचय करेंगे एक दूसरे को समझ करके तो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर रहेगा। हमारा समाज गरीब परिवार का है, गरीब स्थिति है, उनकी जो स्थिति है कामकाज भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमारे प्रॉपर लड़के को लड़की नहीं मिलती है, प्रॉपर लड़की को लड़की नहीं मिलती, लड़का नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा परिचय में आपस में हम उनको परिचय करा करके
और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिससे वो हम समाज में ही स्थित रहे। भविष्य में हम इनका ये भी चाहेंगे कि इनका निम्न दरों पर जो भी समाज सेवा कर सकता है उसमें इनका वैवाहिक सम्मेलन करा करके इनको शादी के जोड़े में बांधा जाए। समाज हमारा वर्षों पुराना है, जब से सृष्टि रची हुई है तब से समाज है, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से हम समाज में कुछ भी नहीं कर पाए। मेरा एक निर्णय ये भी रहेगा कि हमारा एक कोली समाज का छात्रावास हमारे जिले अलवर में भी बने। उसके लिए मैं श्रीमान जिला कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा और अन्य मंत्रियों से भी मिलेंगे और समाज के सभी व्यक्तियों से इसमें सहयोग करने के लिए भी हम कहेंगे। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और साहित्यकार स्वर्गीय ईश मधु तलवार की प्रथम पुण्यतिथि पर रविवार को अलवर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से अंबेडकर सर्किल स्थित कार्यालय में यह विचार गोष्ठी आयोजित की गई। वरिष्ठ लेखक और इतिहासकार हरिशंकर गोयल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। विचार गोष्ठी में स्वर्गीय तलवार की जीवन शैली पर चर्चा करते हुए उनकी सृजनात्मक विचारधारा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार हर प्रकाश मुंजाल, श्याम शर्मा, संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, प्रोफेसर MPS चंद्रावत, घनश्याम जादौन, हरपाल सिंह, भुवनेश वशिष्ठ, रोहित कुमार, कवि राजेंद्र शर्मा और पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। तलवार अलवर की एक बहुत बहुआयामी प्रतिभा थी और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब लोग बड़े भावभीनी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका जो सोच था पत्रकारिता के साथ, कला के साथ, साहित्य के साथ, सामाजिक बदलाव के साथ बहुआयामी उनका सोच था। उन्होंने न केवल पत्रकारिता की, पत्रकार बंधुओं के भविष्य के लिए भी उनके मन में कल्पना थी और शायद श्रमजीवी पत्रकार संघ उनके उस दृष्टि का ही प्रतिफलन है। इस दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा बात था। उसके पश्चात तो इंग्लिश पेपर्स के भी उन्होंने ट्रिब्यून वगैरह में भी काम किया, पत्रिका में काम किया था और बाद में फ्रीलांसर भी हो गए थे। और इस दृष्टि से उन्होंने जो ऊंचाइयां छुई है, तो उनकी स्मृति में मेरा विनम्र अनुरोध है पत्रकार साथियों से कि हम एक कोई पुस्तकालय करें, उनका अभिनंदन ग्रंथ निकालने अगले मीटिंग से अगले एक वर्ष में निकालकर, और उनका जो योगदान है, बहुआयामी योगदान है, उसको देख से उनको पुलित्जर अवार्ड के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है उसके नामित करें। मेरा पूरा विश्वास है, पूरी आस्था है, उन्हें निश्चित रूप से ये अवार्ड मिल जाएगा। और यदि उनका अवार्ड मिलता है न केवल अलवर का ही नाम होगा बल्कि बहुत सारे जो ग्रास रूट से निकलने वाले पत्रकार हैं उनके हौसले आगे बढ़ेंगे। लंपी का पावटा क्षेत्र में कहर जारी है। यहाँ पर गोवंशों में लंपी रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी लंपी रोग से ग्रसित कोई गोवंश दिखता है तो LSA गोविंद भारद्वाज, पंडित डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा और दिव्या शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचकर उसका उपचार कर रहे हैं। भारद्वाज ने बताया कि रविवार को पावटा क्षेत्र में 15 से अधिक लंपी स्किन बीमारी से ग्रसित गोवंशों का उपचार किया गया। इनमें 2 गोवंश मुंह, पैर, छाती व पेट में कीड़े पड़े थे। इनको निकाला गया और ड्रेसिंग की गई। उपचार के बाद दिव्या शर्मा द्वारा गोवंशों को चारा खिलाया गया। वहीं अब गोवंशों की हालत में सुधार बताई गई। पंडित गौरीशंकर शर्मा का पूरा परिवार दिन रात बेजुबान जीवों की सेवा में समर्पित है। अब तक इन्होंने 323 लंपी स्किन बीमारी से संक्रमित गोवंशों का उपचार कर चुके हैं। राजर्षि महाविद्यालय के पास स्थित पूल गैराज में वाहन चालक संघ की बैठक हुई। वाहन चालकों की समस्या समाधान पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। प्रदेश मंत्री प्रमोद कुमार सैनी, मान सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष नितिन कुमार सेन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रतनलाल सेन, संरक्षक हरिकिशन यादव, ओम प्रकाश सोमवंशी, कोषाध्यक्ष राजू सैनी, संगठन मंत्री संजय वर्मा आदि बैठक में मौजूद थे। आज दिनांक 18/9/22 को राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संगठन की बैठक का आयोजन अलवर जिला लेवल पर जिला पूल गैराज में किया गया। बैठक में हमारे प्रमोद कुमार सैनी, संगठन प्रदेश मंत्री एवं हमारे उपाध्यक्ष श्री
नितिन कुमार सेन एवं अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में संपन्न किया गया एवं 11 सूत्री मांगों को लेकर हमारे वाहन चालकों की जो 11 सूत्री मांगे थी उनको लेकर चर्चा की गई, जिस पर राज्य सरकार से हमारी जो मांगे हैं उनको रखा जाएगा और निश्चित रूप से हमारी जो मांगे हैं वो राज्य सरकार द्वारा हमें लगता है कि वो हमारी पूर्ण होंगी। इसी के साथ हमारी बैठक संपन्न हुई। धन्यवाद। राजगढ़ कस्बे के खंडेलवाल धर्मशाला में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में 70वां रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने भारत माता के छाया चित्र के सामने माल्यार्पण व दीप जलाकर किया। एसडीएम ओम प्रकाश मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि आज के इस युग में रक्तदान महादान है, प्रत्येक व्यक्ति को हर 6 महीने में रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने इस कार्य के लिए भारत विकास परिषद की सराहना की। इस मौके पर एसडीएम मीणा ने स्वयं रक्तदान कर उपस्थित लोगों को हौसला अफजाई किया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष राम रतन तांबी ने बताया कि शिविर में कुल 75 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजेश शर्मा, ठेकेदार विजय कुमार शर्मा, डॉक्टर के.एम. गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, कुलदीप आर्य, जनेन्द्र जैन, गजेंद्र विजय, रश्मि विजय, पारस सारपा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। परिषद के तत्वावधान में 17वां रक्तदान शिविर खंडेलवाल धर्मशाला में लगाया गया है। हमारी संस्था 2007 से हर वर्ष 2 रक्तदान शिविर लगाती है। इस 17वां रक्तदान शिविर लगाया जिसमें करीब 75 लोगों ने रक्तदान किया है, जो अपने आप में उपलब्धि है। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए वन न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। DCB बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। 103 वर्ष से अधिक आयु, चारों वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा चिवे मुनि का 17 सितंबर को नशोपुर टपुकड़ा में देवलोक गमन हो गया। रविवार को अंतिम संस्कार में विशाल जन समुदाय तथा अनेक नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा मुनि की पार्थिव देह को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। उसके साथ ही मुनि पंचतत्व में विलीन हो गए। नशोपुर निवासी अजय शर्मा व शिवलाल आर्य ने बताया कि महात्मा 17-18 वर्ष की आयु में नशोपुर आए थे और तभी से प्रतिदिन दोनों समय वेद पाठ करते और शुद्ध देसी घी से हवन किया करते थे। वे खाने में अल्पाहार किया करते थे, मिर्च, मसाले, सब्जी आदि नहीं खाते थे, केवल दलिया, दूध और छाछ का सेवन करते थे। वे चारों वेद और शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे। 17 सितंबर को 103 वर्ष की अधिक आयु में इस नश्वर संसार को त्याग दिया। पूरे नशोपुर गांव को धर्म के साथ साथ आध्यात्म से जोड़ने वाले ऐसे महान ज्ञानी पुरुष की कमी हमेशा अखरेगी। अंतिम संस्कार के समय आर्य समाज व अनेक संत महापुरुषों सहित क्षेत्र के निवासी
निवासी तथा पूर्व विधायक किशनगढ़ बाल रामहित यादव, पूर्व विधायक तिजारा मामन सिंह यादव, भाजपा नेता अनूप यादव सहित अनेक गणमान्य हस्तियों ने पुष्प चक्र भेंट कर वे श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वे अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि पेश की। उसके बाद उनकी पावन देह को पंचतत्व में विलीन कर दिया। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से कालाकुआ सैटेलाइट हॉस्पिटल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। 5 पल्स पोलियो अभियान के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर थे। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अपने हाथों से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर बच्चों को चॉकलेट भी बांटी गई। पल्स पोलियो अभियान के दौरान सैटेलाइट हॉस्पिटल का समस्त स्टाफ और नर्सिंग कर्मचारी और मौके पर सीएमएचओ और डिप्टी सीएमएचओ मौजूद थे। आज सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि आज से जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल में की गई। पल्स पोलियो अभियान में 5 वर्ष तक के 5,41,814 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके लिए 3406 बूथ बनाए गए। आज के दिन बूथों पर प्रत्येक बच्चों को प्लस पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उसके बाद 2 दिन घर घर डोर टू डोर जाकर दवा बच्चों को पिलाई जाएगी। पल्स पोलियो की दवा पिलाने का समय 8 बजे से शाम 5 बजे तक का रखा गया है। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय पल्स पोलियो के अभियान को लेकर कल नर्सिंग छात्र छात्राओं द्वारा पल्स पोलियो अभियान जागरूकता रैली निकाली गई। जी, आज प्लस पोलियो का जो दवा पिलाने का काम था उसके अंदर यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। आज पूरे जिले के अंदर लगभग 3600 के करीब इनकी टीमें हैं जो 5,42,000 बच्चों को जो दवा पिलाने का इनका जो लक्ष्य है 3 दिवस में उस पर काम करेंगे। लगभग इन्होंने जैसा मुझे अवगत कराया कि 20,000 से ज़्यादा जो हमारे कार्मिक हैं वो उसमें काम करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी माता पिता जिनके जो बच्चे हैं वो प्लस पोलियो का अपना दवा जो पिलाने की आयु वर्ग है 0 से 5 हमारे लक्षित ग्रुप में आते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी सेंटर या हमारे द्वारा अदर जो डेडिकेटेड सेंटर बना रखे हैं वहाँ सरकारी चिकित्सालय इन पे आप पहुंचें और एक जागरूक माता पिता के तौर पर बच्चे को भी प्लस पोलियो की दवा पिलाएं। अभी मैंने यहाँ चिकित्सा विभाग के हमारे साथी अधिकारियों से भी कहा है कि प्लस पोलियो दवा पिलाने के दौरान आप इस बात पर ध्यान रखें कि बच्चे छूटे नहीं, हम अच्छे तरीके से उन तक पहुंचें। इस पर यहाँ काम चल सर अभी जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कालाकुआ स्थित सैटेलाइट चिकित्सालय में पहुंचकर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उनके साथ सीएमएचओ व डिप्टी सीएमएचओ और हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद रहा। जिला कलेक्टर ने वार्डों में भर्ती प्रसूता व उनके परिजनों से बात की और पूछा कि किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आ रही, जिस पर भर्ती प्रसूताओं ने कहा कि यहाँ इलाज अच्छा मिल रहा है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि कल शिशु अस्पताल, महिला अस्पताल व सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां पर जो भी खामियां थी उनको दुरुस्त करने के लिए अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं आज सैटेलाइट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में काफी अच्छा सुधार नजर आया और यहां पर आने वाले हर मरीज की देखभाल अस्पताल प्रशासन द्वारा अच्छे से की जा रही है। इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से जुड़े हुए कार्डों पर चिरंजीवी की मोहर लगी हुई मिली। यह बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य अस्पताल प्रशासन द्वारा रहा। कल भी हमने पूरे जिले के अंदर सरकारी चिकित्सालयों को देखा था। कल जिस मैं जनाना अस्पताल में गया था वहाँ की तुलना में अगर यहाँ आईपीडी के अंदर जो भर्ती मरीज हैं उनको मैं देखूँ, मैंने कुछ टिकट्स वगैरह चेक की थी, बाहर काउंटर पे भी मैंने इनका व्यवस्था देखी तो इनकी एक चीज मुझे यहाँ ठीक लगी सैटेलाइट हॉस्पिटल में कि आने वाले पेशेंट से बहुत अच्छे तरीके से पूरी जांच पड़ताल करने के पश्चात जो चिरंजीवी का लाभार्थी है उसकी मोहर लगाई जा रही है, जो लाभार्थी नहीं है वो भी लगाया जा रहा है और उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए जो चिरंजीवी का लाभार्थी है उसका जो कंसर्न पैकेज जो भी बनता है जिस बीमारी के लिए है उसको अगर अपलोड कर दिया तो अपलोडेड की भी मोहर है। अगर कोई जन आधार कार्ड की वजह से यहाँ किसी दिक्कत आ रही है तो उसको उन्होंने सेपरेट लिखा है और साथ ही साथ इन्होंने जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है उसके बारे में जो 10 लाख का पैकेज है उसकी भी ये मोहर बीडीसी पे जो दवा का प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस लिहाज से ठीक है। बाकी क्योंकि ये मौसमी परिवर्तन का समय है, अभी मैं कुछ एक जो आए हुए मरीज थे उनसे मिला था तो मौसम परिवर्तन की वजह से वायरल बुखार का आना, खांसी आना, इस प्रकार की चीजें स्वाभाविक हैं। तो टीम को कह रखा है कि आप लगातार मुस्तैदी से इस पर काम करें और यहाँ
कंपैरेटिवली मुझे स्वामी दयानंद मार्ग स्थित छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल में रविवार को 134वां निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर लगाया गया। शिविर में डॉक्टर MP शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रेमचंद कौशिक व होम्योपैथिक डॉक्टर दिव्या शर्मा द्वारा मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। शिविर में शुगर व ब्लड प्रेशर की निःशुल्क जाँच की गयी। हॉस्पिटल समिति से जुड़ी कमला शर्मा ने बताया कि छोटू सिंह आर्य स्मृति में प्रति माह निःशुल्क चिकित्सा एवं जाँच शिविर लगाया जाता है। शिविर स्वर्गीय भान सिंह खटाना की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी व समस्त खटाना परिवार की ओर से यह निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर लगाया गया। देखिए, आदरणीय छोटू सिंह आर्य की स्मृति में ये शिविर लगाए जाते हैं और प्रति माह हम लोग वैसे लगाते हैं। एक कोई विशेष सज्जन जब कोई इच्छा रखते हैं तो विशेष शिविर भी लगाए जाते हैं। आज इसी क्रम में विशेष शिविर लगाया गया है। ये छत्र भान सिंह खटाना परिवार जो है उनकी तरफ से लगाया गया है। छत्र भान सिंह खटाना की पिछले वर्ष डेथ हो गई थी, तो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं उनके परिवार के द्वारा शिविर लगाया गया है, जिसमें कि डॉक्टर MP शर्मा, डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, डॉक्टर प्रेमचंद कौशिक, डॉक्टर दिव्या आदि समस्त जो मरीज हैं उनको परामर्श दे रही हैं। और नेत्र विशेषज्ञ हैं प्रियंका जी, जो भी यहाँ आ रहे मरीज उनके नेत्रों की जांच कर रही हैं। और डॉक्टर MP शर्मा हमारे वरिष्ठ फिजिशियन हैं, जो कि सब प्रकार की बीमारियों से परामर्श देते हैं। विशेष बात यह है कि आम जन जो कि अस्पताल नहीं जा पाते, इधर उधर भूल भाड़ में नहीं जा पाते, वो बहुत आसानी से यहाँ आके डॉक्टर सबकी सलाह लेते हैं, चाहे तो आयुर्वेद की लें, चाहे वो होम्योपैथी की लें, चाहे वो एलोपैथी, तीनों प्रकार की सेवाएं की जाती हैं। और तीनों प्रकार की सेवाओं में जैसी भी हो जिससे इलाज करवाना चाहिए करवा सकते हैं। तो ये शिविर आज लगाया गया है। ये किससे प्रारंभ हुआ था और उनका सारा परिवार आज यहाँ एकत्रित हुआ और उनके श्रद्धांजलि से के द्वारा प्रारंभ हुआ। सदर थाना क्षेत्र गांव चांदोली के पास बाइक सवार पति पत्नी को पीछे से आ रही तेज गति में बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। सदर थाना पुलिस ने बताया कि महिला सुमन पत्नी संदीप कुमार निवासी चित्रेड़ी नगर के रहने वाले थे और दोनों पति और पत्नी अपने गांव से बाइक पर बैठकर निमराना गिलोट जा रहे थे। संदीप निमराना में किसी फैक्ट्री के अंदर कार्य करता था। जैसे ही दोनों पति और पत्नी बाइक पर बैठकर चांदोली गांव की तरफ से गुजर रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज गति में बाइक ने उनको टक्कर मार दी, जिससे संदीप की पत्नी सुमन के सर में चोट लगने से सुमन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। से अपने ससुराल गए थे, इसकी कटिया सास गुजर गई थी सर। तो रहने वाले हैं? गांव जीतेड़ी के रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे थे? ये सांझापुर से और नांगल टोडियार जा रहे थे। जा नहीं रहे थे, वहां से आ रहे थे वापस। वहां तो हो जाए थे, तो अलवर से आगे ये चांदोली के पास में कहीं तो इनका एक्सीडेंट हुआ है। किसने मारी टक्कर? सर अब बच्ची तो मरी गई, बच्चा बेहोश स्थिति में था सर। किसका नाम? अज्ञात वाहन है सर। तो यहाँ कौन लेकर आया? यहाँ पे सर पुलिस लेकर आई है। तो वहाँ से सांझापुर से आ रहे थे वापस? नहीं, नीमराना सांझापुर जा रहे थे। कंपनी में काम करते हैं? संदीप कुमार। मृतक का सुमन वर्मा। कितने बच्चे थे? एक बच्चा था इसके 6-7 महीने का पेट में। हाँ जी। गर्भवती महिला? गर्भवती। शादी को कितने दिन हो गए? शादी को 1 साल हो गई। हाँ जी। आप क्या लगते हो? तैयसु सर। क्या नाम है? नाम क्या है? मोहन सिंह। दिल्ली से अहमदाबाद
अहमदाबाद चलने वाली योगा एक्सप्रेस ट्रेन ने बीती रात एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला। इस मामले की सूचना जीआरपी थाना पुलिस को दे दी गई और जीआरपी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इस पर जीआरपी थाना पुलिस ने शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार ने बताया कि स्टेशन मास्टर से सूचना मिली कि दिल्ली से अहमदाबाद चलने वाली योगा एक्सप्रेस ट्रेन ने एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिस पर शव की शिनाख्त की गई तो शव की शिनाख्त मृतक राम किशोर पुत्र गंगा साय सैनी निवासी निहालपुरा तहसील सिकंदरा जिला दौसा के रूप में हुई। उसके बाद मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई और मृतक के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम करवाया और पुलिस को बताया कि मृतक राम किशोर दिल्ली चांदनी चौक में 20 साल से चिनाई मिस्त्री का काम करता था। बीती रात 10:30 बजे मृतक राम किशोर दिल्ली से योगा एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा था और उसको बांदीकुई उतरकर उसने अपने गांव दौसा जाना था। इस दौरान मृतक की 3 दिन से तबीयत खराब चल रही थी। मृतक राम किशोर ट्रेन की सीट पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम कराकर मौत के कारणों की जांच की जा रही है। रात्रि में रेडियो कंट्रोल से टेलीफोन आया कि ट्रेन हरिद्वार अहमदाबाद में एक व्यक्ति बेहोशी हालत में पड़ा हुआ है, जिस पर थाना से मैं जाप्ता के अस्पताल पर पहुंचे। रेडियो डॉक्टर उपस्थित आया, जिन्होंने मृतक को देखा, देखकर उन्होंने रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद एम्बुलेंस से मृतक को देखा है, आज मृतक के पेशेंट आ चुके हैं और पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी। कब मिला था ये ट्रेन में? ये रात्रि को करीब 2:30 बजे। अच्छा, क्या नाम पता है इसका? इसका नाम है राम किशोर सुनब गंगा साय, जाति सैनी, उम्र 46 साल, निवासी निहालपुरा, थाना सिकंदरा, जिला दौसा। कहाँ से कहा जा रहा था, क्या बताया परिजन? ये दिल्ली से और बांदीकुई के लिए सफर कर रहा था, घराने के लिए। अच्छा, क्या काम करता है ये? मजदूरी करता है, वहां पर किसी ज्वेलर्स के वहां पर। कहाँ पर? दिल्ली में। किसके यहाँ पर? ज्वेलर्स है कोई। अच्छा, चांदनी चौक में। अच्छा, वहाँ कोई खेती बड़े का काम करता है। अच्छा, तो वहां से अपने घर लौट रहा था? हाँ, घर लौट रहा। तो क्या हुआ फिर अचानक से? उसकी कोई तबीयत खराब बताई, 3-4 दिन से बुखार खा रहा है बताया, तो उसकी मौत हो गई, जिसके कारण से पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। लास्ट बार पोस्टमार्टम की जाएगी। अग्रवाल धर्मशाला अलवर में जिला स्तरीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर सीनियर मास्टर कैटेगरी में महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में अलवर जिले के ग्रामीण, तहसील व शहरी परिवेश जिनमें भिवाड़ी, टपुकड़ा, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ से करीब 150 आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। आशीष जैमल ने बताया कि यहां से गोल्ड पदक जीतने वाले प्रतिभागी कोटा में 1 से 2 अक्टूबर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता में है, क्या अचीव किया ये बताइए। मेरा नाम प्रियांशी राजपूत है, मैं 10th क्लास में हूँ अभी और मुझे 3 महीने हो गए जिम करते करते, मतलब पावर लिफ्टिंग। और अभी इससे पहले मेरे स्टेट था, उसमें मेरा सिल्वर मेडल लगा था ऑफिशियल में, और अभी ये डिस्ट्रिक्ट केस में भी मेरा गोल्ड लगा है 43 कैटेगरी में, सब जूनियर। आपको किससे प्रेरणा मिली कि हम वेट लिफ्टिंग करें, जबकि बच्चियां पैरा ओलंपिक और अलग अलग जगह जा रही हैं? क्या सोचते हैं इस बारे में? अभी ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल आया था मीरा भाई चानू का, तो मतलब ओलंपिक्स को देख देख कर मुझे भी ऐसा हुआ कि मुझे भी मेडल लेके आना है इंडिया के लिए। तो अभी आगे और कितना वेट उठाने के लिए आप तत्पर हैं? अभी स्टेट है तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद नेशनल्स होंगे उसके लिए, सब जूनियर कैटेगरी में। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मम्मा मेरा दूध। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है, और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस। और अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा
अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। कायस्थ सभा की ओर से बस स्टैंड स्थित चित्रगुप्त छात्रावास में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कृपया दयाल माथुर के चित्र को कायस्थ सभा के हॉल में स्थापित किया गया, जिसमें समाज के बच्चों ने स्वर्गीय कृपया दयाल माथुर के चित्र को भारत माता की जयकारे के साथ कायस्थ सभा के प्रांगण में लाया गया और राष्ट्रीय गीतों पर समाज के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। कायस्थ सभा जिला अध्यक्ष अविनाश माथुर ने बताया कि समाज के गौरव और स्वतंत्र सेनानी कृपया दयाल माथुर के चित्र का कायस्थ सभा में अनावरण किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह स्वतंत्रता सेनानी भारत के लिए लड़े, उनसे आगे आने वाली पीढ़ी भी शिक्षा ले। स्वतंत्रता सेनानी कृपया दयाल माथुर ने भारत के लिए लड़कर बलिदान हुए, ऐसे में आने वाली पीढ़ी उनके बताए हुए मार्गों पर चले और देश सेवा में अपना आगे से आगे अच्छा कार्य करते रहे। आज कायस्थ सभा परिसर में हमारे समाज के गौरव आदरणीय श्री कृपया दयाल जी माथुर स्वतंत्र सेनानी, उनके चित्र का अनावरण किया गया, स्थापित किया गया चित्र, इसलिए कि हमारे समाज के लोग उन आदर्श को, उनके आदर्शों पे चलें और गर्व महसूस करें कि हमारे समाज में ऐसे वीर और स्वतंत्र सेनानी हुए। और आज चित्र अनावरण के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम और अल्पाहार का आयोजन किया गया है और ये एक कड़ी है, एक प्रारंभ है। इसके बाद समाज के जो भी लोग जिन्होंने आदर्श स्थापित किए शहर के लिए, देश के लिए, उनको इसी तरह से याद किया जाएगा और कार्यक्रम होंगे भविष्य में। मैं विक्रांत माथुर, सचिव महामंत्री हूँ कायस्थ सभा। आज कायस्थ सभा अलवर में हमारे समाज के गौरव स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री कृपया दयाल जी माथुर के चित्र का कायस्थ सभा भवन में अनावरण किया गया है। वो इसलिए कि हमारे समाज के गौरव स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए लड़े, देश के लिए कुर्बान हुए और भी उनके साथ अनेक स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उनसे सबक ले, शिक्षा ले और देश की सेवा में जुटें, देश के लिए तन मन धन से काम करें, देश के लिए सब कुछ करें, समाज का नाम रोशन करें। कायस्थ समाज में इस तरह के आगे भी विद्वान पैदा हों, माननीय हमारे स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी जी से सबक लें और उनके अनुरूप किए गए कार्यों की अनुभूति करते हुए देश सेवा में लगे। इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा गया है और इसलिए हमारे स्वर्गीय श्री कृपया दयाल जी माथुर स्वर्गीय का चित्र का यहाँ कायस्थ सभा में अनावरण किया गया है। मैं अविनाश माथुर, अध्यक्ष कायस्थ सभा। अलवर शहर में पहली बार सिंधी समाज के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से मतों के आधार पर चुनाव संपन्न होंगे। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा। सिंधी समाज के लोगों को संवैधानिक रूप से मतों के आधार पर विजयी अध्यक्ष मिलेगा। पहली बार पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर महिला भी अपने मतों के अधिकार का उपयोग करेंगी। पहले जहां समाज के 5 लोगों की सहमति के द्वारा ही अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। 18 सितंबर को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक सिंधु भवन दाऊदपुर में चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें 2525 मत चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे।
जिसमें 2525 मतदाता चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। पूर्व पार्षद गोविंद ने बताया कि समाज के लोगों की सर्वसहमति से ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। इसका भी खुले दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं चुने हुए पदाधिकारी अपने पदों का सदुपयोग करेंगे व समाज को नई उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा का रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी पंचम स्मृति दिवस व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर नंगली सर्किल पर गोल्डन लीफ ऑडिटोरियम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री अशोक सैनी व विशु बिसोइया अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह बड़ाना, शहर विधायक संजय शर्मा, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल, नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सोहन लाल सुलानिया, प्रकाश अड़ीचवाल, दिनेश भार्गव, जिला उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, राजेंद्र सैनी, रवि यादव, हरीश अरोड़ा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी, मंडल अध्यक्ष ममता कंवर, डॉक्टर के शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष के मदान, राजेंद्र शेखावत, जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र गोयल, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, जिला मंत्री दीपक शर्मा, जितेंद्र राठौर, डॉक्टर पंकज गुप्ता, महामंत्री भाविक जोशी, मोहन चौहान, उपाध्यक्ष चारुल अग्रवाल, पदम जोशी, सुरेंद्र यादव, मयंक खंडेलवाल, लाखन जोशी, ललित पवार, साहिल खत्री, नील यादव, हिमांशु अग्रवाल, अमित कश्मीरी, चरत सिंह गुर्जर, प्रशांत राव, पंकज यादव, राहुल खान, सुमेश चौधरी, ऋचा शर्मा, विनोद यादव, हिमांशु पारिक सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि धीरे धीरे लोग रक्तदान को महत्व को समझने लगे हैं और रक्तदान के प्रति जागरूकता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। फिर भी बहुत सारे जिनको अभी भी रक्तदान करने में डर लगता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें जागरूक करें। रक्तदान के लिए धन या ताकत की जरूरत नहीं होती है, रक्तदान के लिए मुक्त मन की जरूरत होती है। युवा और स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बीमार के लिए रक्तदान नए जीवन की आशा है, इसलिए उसके जीवन को वापस देने के लिए रक्तदान अवश्य करें। नेहरू युवा केंद्र अलवर व चंद्रशेखर आजाद यूथ क्लब गोविंदगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी का जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मनाया गया। केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अनिल कुमार ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद यूथ क्लब के अध्यक्ष देशबंधु शर्मा ने यूथ क्लब के सदस्यों के साथ व केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अनिल कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मनाया। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, रक्तदान शिविर, साफ सफाई, विचार गोष्ठी आदि कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री का जन्म दिवस विकास दिवस के रूप में मनाया गया। अध्यक्ष देशबंधु शर्मा, अजय शर्मा, NYV अनिल कुमार व यूथ क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया गया। भाजपा मंडल राजगढ़ अध्यक्ष राहुल दीक्षित ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ युवा मोर्चा द्वारा कस्बे के एक गार्डन में रक्तदान शिविर का आयोजन कर 186 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। साथ ही स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित वृद्धजन उपकरण वितरण कार्यक्रम में 80 व्यक्तियों को चश्मा व 30 व्यक्तियों को घड़ी व बैसाखी वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका, भाजपा प्रदेश मंत्री अशोक सैनी, भाजपा नेता बन्नारा मीणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित, राकेश शर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया। उसके बाद भारत माता और महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि व दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रूप नारायण मीणा, महावीर सेन सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के महान नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने हम सब कार्यकर्ताओं से, पूरे देशवासियों से एक आग्रह किया कि उनके जन्म दिवस पर किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन ना हो और कहीं वो केक नहीं काटे। उन्होंने अपने इस जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाने का हम सब के
सम्मुख विषय रखा, तो आज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देश भर में आज से प्रारंभ करके एक पूरा एक सेवा पखवाड़ा चलेगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती तक इसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं से जुड़े हुए काम होंगे और जगह जगह माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रदर्शनियों उनके जीवन के ऊपर, जो एक उनका बहुत ही अच्छा जीवन उनका रहा है, उन्होंने राजनीति के मायने परिवर्तित कर दिए। एक 12 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के पश्चात 8 वर्ष से अधिक आज प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए एक बेदाग छवि से एक राजनीति के जो परंपरागत राजनीति थी उनको बदलने का काम किया। उन सारी बातों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता अगले 2-4 दिन बाद में ये प्रदर्शनियां लगेगी और उसके पश्चात 2 अक्टूबर को तमाम देश भर के अंदर आत्मनिर्भर भारत को शक्ति देने की दृष्टि से मोदी जी ने आह्वान किया है कि देश का हर कार्यकर्ता, देश का हर व्यक्ति खादी भंडार पे जाए और कुछ ना कुछ अपने लिए खरीदे, चाहे वो 10 रुपए के से 10,000 की खरीदे, चाहे 10 लाख की खरीदे, लेकिन कुछ ना कुछ उनका अंशदान भारत की खादी भंडार के लिए, आत्मनिर्भर भारत से देश को मजबूत करने के लिए करें। आज का कार्यक्रम रहा था, उसी क्रम में आज मेरा यहाँ प्रवास हुआ है। मेरे जैसे तमाम प्रदेश के कार्यकर्ता एक जिले में जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज मुझे अलवर आना हुआ और अलवर के राजगढ़ में रक्तदान शिविर, जो जैसे कि मैंने कहा सेवा पखवाड़ा के रूप में देश भर में आज हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। उसी क्रम में आज राजगढ़ से हमने यहाँ प्रारंभ किया है। इसके पश्चात अलवर में, फिर आगे बानसूर में से जिले की सभी विधानसभाओं में रक्तदान शिविरों का आयोजन होगा। दिल्ली सहित एनसीआर में आगामी 1 अक्टूबर से ग्रिप के नियम लागू होने से भिवाड़ी के उद्योगों पर बड़ा संकट गहरा सकता है। असल में आगामी 1 अक्टूबर से दिल्ली सहित एनसीआर में ग्रिप के इन नियमों के तहत कंपनियों एवं सोसाइटियों में चलने वाले डीजे जनरेटर सेट पूरी तरह बंद हो जाएंगे, जिससे सोसाइटी वासियों किसी भी तरह काम चला लेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उद्योग इकाई इससे अछूती नहीं रहने वाली है। बहुत सी कंपनियां तो ऐसी हैं जिनमें मशीनों को बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे उद्योग 1 अक्टूबर नजदीक आने की बात सुनते ही घबरा रही हैं। उद्योगपतियों की एक नहीं अनेक समस्याएं मुंह खोले उनके सामने खड़ी हैं। उद्योगपतियों को अपनी औद्योगिक इकाइयां संचालित करने के लिए पूरी बिजली नहीं मिल पा रही। दिल्ली सहित एनसीआर में आगामी 1 अक्टूबर से ग्रिप के नियम लागू होने से भिवाड़ी के उद्योगों पर बड़ा संकट गहरा सकता है। असल में आगामी 1 अक्टूबर से दिल्ली सहित एनसीआर में ग्रिप के नियम लागू होने के तहत कंपनियों व सोसाइटियों में चलने वाली डीजी जनरेटर सेट पूरी तरह बंद हो जाएंगे, जिससे सोसाइटियां तो किसी तरह से काम चला लेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उद्योग इकाइयां इससे अछूती नहीं रहने वाली हैं। बहुत सी कंपनियां तो ऐसी हैं जिनमें मशीनों को बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे उद्योग 1 अक्टूबर नजदीक आने की बात सुनते ही घबरा रही हैं। उद्योगपतियों की एक नहीं अनेक समस्याएं मुंह खोले उनके सामने खड़ी हैं। उद्योगपतियों को अपनी औद्योगिक इकाइयां संचालित करने के लिए पूरी बिजली नहीं मिल पा रही। ये बिजली के अभाव में डीजी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, वह 1 अक्टूबर से पूर्ण रूप से बंद होने वाला है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 5000 इकाइयां संचालित है, जिनमें से कुछ इकाइयां ऐसी हैं जिनको 24 घंटे बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसी उद्योग इकाइयों को नेचुरल गैस पर शिफ्ट करने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन गैस की सप्लाई उनको नहीं मिल पा रही। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बीएमएस सभागार में शनिवार को नेचुरल गैस सप्लाई कर रही हरियाणा की एजेंसी हरियाणा सिटी गैस के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योगपतियों ने अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखा। बीएमए के सचिव जसवीर सिंह ने बताया कि कंपनियों को नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली एकमात्र हरियाणा की हरियाणा सिटी गैस एजेंसी उनको आवश्यकता के हिसाब से गैस की आपूर्ति नहीं कर पा रही। गैस सप्लायर एजेंसी ने उन्हें अपनी आवश्यकता की 70% गैस को काम में लेने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में बिजली के अभाव में और गैस के अभाव में उद्योगपतियों के सामने उनकी इकाइयों को चला पाना मुश्किल काम हो रहा है। इस समस्या को उन्होंने सरकार के सामने भी कई बार रखा, लेकिन ना तो सरकार इसका कोई समाधान निकाल पा रही है और ना ही उन्हें पूरी मात्रा में गैस की आपूर्ति हो रही है। इसलिए सरकार की तरफ से उनको कोई शीतलता भी नहीं मिल रही है, तो सभी उद्योगपति उद्योग इकाइयों को ताला लगाकर चाबी सरकार को सौंप देंगे, फिर चाहे सरकार उद्योगों को चलाए या बंद करे। बीएमए सचिव जसवीर सिंह ने बताया कि भिवाड़ी से करोड़ों रुपए का राजस्व हर साल सरकार को मिलता है, लेकिन भिवाड़ी में उद्योगपतियों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही।
प्रदूषण का ठीकरा हर बार उद्योगपतियों के सिर फोड़ दिया जाता है, जबकि भिवाड़ी के प्रदूषण में मुख्य कारण सड़कों से उड़ती हुई धूल का है। इस धूल का कंट्रोल करने का काम रीको के अधिकारियों का है। रीको के अधिकारियों पर ना तो कोई कार्रवाई की जाती है और ना ही उन्हें डस्ट कम करने के लिए पाबंद किया जाता है। भिवाड़ी की सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इधर हरियाणा गैस सिटी के सीईओ महेंद्र खटकर ने सभी उद्योगपतियों की बातें सुनकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन आखिर तक भी सीईओ उद्योगपतियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। महेंद्र खटकर ने बताया कि गैल कंपनी में मेन गैस सप्लायर है, उसमें आगे से जो रेट तय कर रखे हैं उसी निर्धारित रेट पर गैस की आपूर्ति की जा रही है। हरियाणा गैस सिटी का काम केवल सप्लाई करना है। कंपनियों की तरफ से जितनी रिक्वायरमेंट उनको मिलती है उसी हिसाब से गैस सप्लाई करते हैं। सभी कंपनियों को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। आगे से गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। हमें मांग का 70% ही सप्लाई करने के आदेश मिले हुए हैं। जिस दिन गैस की सप्लाई सुचारू हो जाएगी उस दिन से हम कंपनियों को पूरी गैस सप्लाई कर देंगे। यूक्रेन और रूस के मध्य चल रहे युद्ध की वजह से सप्लाई में कमी है। गैल के अलावा हरियाणा सिटी गैस एजेंसी अन्य माध्यमों से गैस खरीद रही है, लेकिन स्पॉट गैस के रेट एक्स्ट्रा होने की वजह से कंपनियां उस गैस को नहीं खरीद पा रही। स्पॉट गैस का रेट रोजाना अपडेट होता है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में गैस उपलब्ध है, लेकिन पीछे से रेट बढ़कर आ रही है, इसलिए हम सस्ते रेट में गैस सप्लाई नहीं कर सकते। उद्योगपति सरकार के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान कराए। बीएमएस सभागार में करीब 4 घंटे चली उद्योगपतियों व हरियाणा के सिटी गैस की एजेंसियों के सीईओ महेंद्र खटकर के बीच यह बैठक आखिरकार बेनतीजा ही सही, क्योंकि सीईओ महेंद्र खटकर उद्योगपतियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। अब देखना यह है कि 1 अक्टूबर से जब ग्रिप के नियम लागू होंगे तो कितनी उद्योग इकाइयों पर इसकी गाज गिरने वाली है। अब सरकार उद्योगपतियों का साथ देगी या फिर उद्योग इकाइयों पर ताला लटकेगा? क्या प्रॉब्लम आपको नजर आई? हमें प्रॉब्लम गैस से भी प्रॉब्लम है। जो वहां उनका 100% का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आज वो 70% के ऊपर देने के लिए तैयार है। बाकी के उनके जो रेट हैं वो तैयार तो हैं, परंतु जो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो आगे जो रेट बढ़ा हुआ है वो रेट वो भी आज बात है, उसके ऊपर हम आपको गैस प्रोवाइड कर सकते हैं। उस गैस के रेट आज इस तरह के हैं कि वो कंपनी वाला उसको सर्वाइव नहीं कर सकता। कहीं हद तक जाकर उसके हम जो अपनी जेब से देकर कब तक इस उद्योगों को आगे सुचारू रूप से चलाते रहेंगे? इसका मतलब तो ये हम अपने उद्योगों को बंद ही कर दें, न तो हमारी सरकार चाहती है, न यहाँ। क्या लगता है कि गैस प्रोवाइडर की कहीं मनमानी नजर आती है? देखिए, मनमानी तो नजर नहीं आती कि उनका जब आगे से गैस होगी तो ये तो आज समस्या उनकी तरफ से तो नहीं लगती। आगे से गैस कम है, ये तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर की कमी है। वो पता नहीं ट्रांसपोर्टेशन से की कमी है या किस तरह की कमी है। तो ये तो नहीं लगता कि गैस प्रोवाइडर कुछ अपनी तरफ से अनहित उद्योगपतियों का चाहेगा, क्योंकि उसने हमारे साथ जुड़ के बिजनेस लेना है, तो ऐसा नहीं लगता। उद्योग मंत्री से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर के वो सेंट्रल मिनिस्टर जो है उनसे मिलेंगे और एनसीईआरटी जो है उसे बाहर करने की ये बात की जाएगी। तो इससे आप कहां तक संतुष्ट हैं? ऐसा है, मेरे प्रेसिडेंट साहब ने उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत से बात की थी। अब इस तरह की समस्या हमारे सामने, उनके जो हमारे पास समस्याएं वो रखी थी, उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट को भी बुला के बोला था कि ये समस्याएं ना आपको 100% बिजली दी जाए। तो वो भी इसके ऊपर से पल्ला झाड़ गए कि जी कभी कोई कट हो जाता है, कभी कोई और दिक्कत हो जाती है, कभी कहीं फॉल्ट हो जाता है। तो ये हम पूरी तरह नहीं कर सकते। एसोसिएशन का लास्ट क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि समस्या का समाधान नजर आता नहीं और आखिरी जो डेट है वो बहुत नजदीक है। अब हम इसका डेलीगेशन लेके मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे और मिलने की कोशिश का मिलेंगे, उनके आगे अपनी समस्याएं रखेंगे और हम राजस्थान सरकार से आगे जाकर जो हमने उद्योग धंधे राजस्थान सरकार को हम रेवेन्यू एकत्रित करके हजारों करोड़ जब दे रहे हैं तो हम तो अपनी समस्या लेके सरकार के समक्ष पेश होंगे। अब देखो वो कहां तक हमारी समस्या। हम जो 30 तारीख को 30 अक्टूबर सितंबर को डेडलाइन दी है अब डीजी सेट को बंद करने की या गैस कराने की, इस बारे में हमने पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से आर साहब को भी बुलाया था और सिटी गैस वाले भी आए।
पहली बात तो हम जो ये खामियाजा भुगत रहे हैं, ये पूरे एनसीआर का भुगत रहे हैं कि एनसीआर में होने के नाते गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सुविधाएं नहीं है, जबकि हमने पहले भी इसका सर्वे कराया था। आईआईटी कानपुर से भी आए थे। 47% डस्ट है। आज उसकी निस्बत 47 की बजाय 50% रोडों की डस्ट हो सकती है। आप देखिए जाके हमारे रोडों की हालत देखिए। और जो गवर्नमेंट ने हमें 30 तारीख की डेडलाइन दी है, हमें वेंडर तो अभी 5 दिन पहले प्रोवाइड कराए गए हैं। वो 15 दिन में पूरे इंडस्ट्रियल एरिया की जो गैस के ऊपर जाना है वो कैसे सर्वाइव हो सकता है? किसी भी तरह सर्वाइव नहीं कर सकते। या तो गवर्नमेंट को इस तरह छोड़, परंतु सरकार, हम पीछे जयपुर मीटिंग में थे, मीटिंग में हमें बोला गया, जब हमने ये अपनी समस्याएं उनके सामने रखी कि हम दिल्ली एनजीटी से बात करके और इसका समाधान कोशिश करें, या आप भी एनजीटी में जाइए, तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि इसका हमारी सरकार, राजस्थान सरकार के पास भी कोई हल नहीं है। हम आरओ साहब से यहां बात करते हैं, वो जयपुर बात करने की बात करते हैं, और उनके पास भी एनजीटी के निर्देश हैं ये कह के हमें टका दिया जाता है। जबकि उद्योगपति रोज इन समस्याओं से त्रस्त है, परेशान है। सरकार सिर्फ ये चाहती है कि गवर्नमेंट हमारा इंडस्ट्रियल एरिया रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के दे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। अगर इसी तरह समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई तो ये आने वाले टाइम में उस फैक्ट्रियों के ताला लगा के हमें गवर्नमेंट को चाबियां भी सौंपनी पड़ेगी। हम कब तक इस तरह की त्रासदी, कभी पोल्यूशन की, कभी और की, या हमें एनसीआर से छुटकारा दिया जाए ताकि हम यहां अपने उद्योग धंधे चला सकें। हम दिल्ली से निकल के आए थे इस पोल्यूशन के चक्कर में, जबकि हमारा कोई पोल्यूशन नहीं है। अगर सरकार ध्यान दे, रोडों पर दे और पानी के ऊपर दे। उद्योगपति ने आगे यहाँ 10,000 मीटर का प्लॉट ले लिया, 5,000 मीटर का प्लॉट लिया, उसका ये तो नहीं था कि वो उसके पानी की निकासी करे या उसके रोडों को बनाए। ये तो जो सरकार जो रेवेन्यू ले रही है उद्योगपति से, तो ये सरकार का फर्ज है कि उनकी पूरी तरह से रोडों की साफ सफाई की व्यवस्था, जो टूटे पड़े रोड उनकी दोबारा से मरम्मत या नए बनवाए जाएं। पानी की समस्या, जब उद्योगपति से हर तरह के चार्ज वसूले जाते हैं तो ये इस तरह की तलवार उद्योगपति पर क्यों लटकाई जाए? और इस तरह की अगर तलवार लटकती रही तो एक दिन उद्योगपति यहाँ से कूच करने के लिए। क्या लगता है कि उद्योगपतियों की कहां तक आप मदद कर पाएंगे, क्योंकि सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर भिवाड़ी का उद्योग एसोसिएशन चला है और कोरोना जैसी त्रासदी में भी आपके हाथ मजबूत किए हैं, आज वो आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों का रोल इसके अंदर जो इश्यूज अभी यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, मोर और लेस वो जो मेरे को लगता है पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज ज्यादा हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट अपने स्तर पे लेगी। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रोल है वो एक रेगुलेटर का है, तो हमें तो जो भी ऊपर से डायरेक्शन मिलेंगे उसको फॉलो करवाना है। तो जिस तरह की जो समस्याएं आ रही है, तो क्या एक आप उसमें बीच में ब्रिज का काम करेंगे? मैं आप लोगों को ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड इज ए रेगुलेटरी बॉडी, और हम लोगों को जो जैसी स्थिति कमीशन के सामने इंडस्ट्रीज की आपको दिखती है, मोर और लेस हमारी स्थिति भी वही है। इन लोगों का है चीजों को इम्प्लीमेंट करना और हमारे को चीजों को इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो समस्या जो ये पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं ये आपके का जो डिपार्टमेंट है उसी का ही डंडा है जिसके कारण ये यहाँ तक सारी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। नहीं, डिपार्टमेंट के ऊपर तो कंपल्शन है कि उसे इम्प्लीमेंट कराना है, क्योंकि डायरेक्शंस कमीशन का है सारा की सारा। तो क्या कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य क्या रहेगा भिवाड़ी का? सब अच्छा होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो भिवाड़ी में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, अभी जो गैस की जो समस्या यहाँ पे चल रही है उसको लेकर के पूरा उद्योग इलाका आपकी तरफ देख रहा है, टकटकी लगाए, आखिर टेक्निकल फॉल्ट कहाँ पे, क्या समस्या आता है? टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं है, टेक्निकली कोई इशू नहीं है। इशू गैस की सप्लाई को लेके है। गेल जो मेन बल्क सप्लायर है उसने गेल की टोटल जो कॉन्ट्रेक्चुअल क्वांटिटी थी वो 70% क्वांटिटी रिड्यूस कर दी है। इससे सेम रिडक्शन हरियाणा सिटी ने आगे पास ऑन किया है। उसके बाद जो गेल स्पोर्ट गैस हमें सप्लाई करने का वायदा करा हुआ है, सेम स्पोर्ट गैस हम किसी भी इंडस्ट्री को जिसको चाहिए उसको दे सकते हैं। सभी इंडस्ट्रीज को इसके बारे में पूरा बता दिया गया है, और जो जो इंडस्ट्री स्पोर्ट गैस लेना चाहती है उनको स्पोर्ट गैस मुहैया कराई जा रही है। आपके रूल रेगुलेशन की बात करें तो वो क्या है, क्योंकि अक्सर देखा गया है आपके ऑर्डर्स की जो कॉपी है या आपके मेल हैं, आपके मैसेजेस हैं, वो अलग अलग है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, जिससे पूरा उद्योग इलाका है वो कंफ्यूजन में है।
ऐसा कहीं नहीं है। इंडस्ट्रीज की कुछ रिक्वायरमेंट आती है, डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट क्वेश्चन पूछती है, उनको उसी क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। कोई समस्या अभी तक किसी इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म से सभी के लिए उठाई नहीं। जो इंडस्ट्री जैसी समस्या रेज करती है उसको वैसे ही सोल्व करते हैं। बीएमए के मंच पे जितनी भी जो बातें अब तक सामने आई है उसमें ऐसा लगता है कि आपकी बातों से और आपके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे उद्योग इलाका पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, तो इनको कैसे संतुष्ट आप कर पाएंगे, क्योंकि उद्योग इलाके की जिम्मेदारी आपके सर पे है। हरियाणा सिटी का काम सिर्फ गैस सप्लाई करना है। उद्योगी की सेटिस्फेक्शन के और 50 इशू हो सकते हैं। हम सिर्फ गैस से संबंधित बात करें सर। गैस संबंधित से हमारे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। आज तक कभी किसी की गैस को नहीं रोका है। जी, किसी की 100% रिक्वायरमेंट है, उसको आप 70% पे ला रहे हैं, तो उसका उद्योग कैसे चल पाएगा? 70% पे नहीं ला रहे हैं। 70% जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा गेल के साथ था, वो क्वांटिटी 70% कर दी है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट 70% है। उसके ऊपर जितना भी गैस चाहिए वो गैस अवेलेबल है, और हम जितनी भी गैस मांगेगा वो देने को तैयार है। पहले इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट देती है, उसके बाद सेम क्वांटिटी को हम आउटसोर्स करते हैं, कहीं और से खरीदते हैं। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वांटिटी था, वो क्वांटिटी हमने गेल से खरीद रखी थी। क्या आश्वासन आपने इंडस्ट्रिस्टों को दिया है जो आपके साथ अभी जो वार्ता हुई? जिस दिन गेल की सप्लाई रेगुलर हो जाएगी उस दिन हम अपनी सप्लाई रेगुलर कर देंगे। कह सकते हैं कि आप सिर्फ गेल के ऊपर डिपेंड हैं? हम दूसरे सोर्सों से भी गैस लेते हैं, दूसरे सोर्सों से भी। ये समस्या गेल की या दूसरे सोर्स या हरियाणा सिटी की नहीं है, ये समस्या पूरे पैन इंडिया में है। ये कन्याकुमारी से लेकर पूरे पंजाब तक जो जिस चीज की क्वांटिटी थी वो किसी कारण से जो मेन बल्क सप्लायर है उनको आपने एक अपनी मेल में कहा हुआ है कि रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध जो चल रहा है उसके कारण भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, वो क्या सोर्स है? हाँ, उसमें जो हमें पेपर न्यूज से पता चला था कि उसमें जो रशिया से कुछ गेल गैस खरीद रहा था या और कंपनियां गैस खरीद रही थी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में वार के बाद दिक्कत आ रही है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो समस्या तो फिर गेल की हो गई ना। आप अदर सोर्सेज से जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो कैसे करा पाएंगे? तो फिर आखिर उद्योग आपकी तरफ क्यों देखे? ट्रांसपोर्टेशन गेल नहीं, पूरे इंडिया की शिपिंग कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं। ये खाली गेल के सामने समस्या नहीं है, ये पूरे कंट्री के सामने समस्या है। आखिरी सवाल है सर कि आप भिवाड़ी जो बीएमए है उसको संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। मैंने अपने हिसाब से पूरा संतुष्ट कर दिया है, और मेरे हिसाब से कोई ऐसी नहीं, जो भी जितनी गैस लेना चाहे मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि आज मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करे, कल सुबह 6 बजे गैस मिल जाएगी। स्पोर्ट गैस है उसके क्या रेट एक्स्ट्रा होंगे? स्पोर्ट गैस के रेट एक्स्ट्रा होते हैं, वो डेली चेंज होते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी समस्या में स्पोर्ट गैस के नाम से आप एक्स्ट्रा मुनाफा कमाने के चक्कर में हैं। हम 1 रुपया मुनाफा नहीं कमाते। जिस रेट पे खरीदते हैं वो इनवाइस हम इंडस्ट्री को पास ऑन कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री चेक कर सकती है हमने मुनाफा कमाया या हमने खरीदी महंगी है। कोई रेट क्या डेली अपडेट होते हैं या क्या? स्पोर्ट गैस का रेट डेली अपडेट होता है, रेगुलर गैस का रेट जो है वो लॉन्ग टर्म। आपका आखिरी आश्वासन आप किस तरीके से संतुष्ट करेंगे जो आपके साथ जुड़े रहे? हमारा यही है, हमने पहले भी इनको रिक्वेस्ट किया है कि जो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन गेल ने हमारे पर लगाई है वो क्वांटिटी उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। उसके बाद इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग खराब ना हो, उसका सिस्टम खराब ना हो, तो गैस अवेलेबल है। वो गैस अवेलेबल है, जिस प्राइस पे मतलब गेल हमें देगा या कोई और दूसरा सप्लायर देगा। हम खाली गेल पर डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं, इंडियन ऑयल से भी ट्राई कर रहे हैं, तो जीएसपी से भी ट्राई कर रहे हैं, दूसरी कंपनी से भी ट्राई कर रहे हैं। जो भी गैस मिलती है उस गैस को हम दे सकते हैं। पर अभी तक एक कंपनी का कंफर्मेशन आया है एल्कोन का, उसको हमने गैस सप्लाई किया है, बाकी किसी इंडस्ट्री का कोई नहीं है। कह सकते हैं कि आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं मिल पा रही है जिससे आप पूरा कर पाए? रिक्वायरमेंट की कोई कमी नहीं है, इंडस्ट्रीज के लिए है। इंडस्ट्रीज को कॉल लेना है कि वो उस रेट पे गैस ले पा रही है नहीं ले पा रही है। रेट का कंफ्यूजन, जिस रेट पे गैस अवेलेबल है, रेट का कंफ्यूजन है। रेट हमारा नहीं है जी, रेट बल्क सप्लायर का है। आपके साथ जो एग्रीमेंट होता है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का दिल्ली से जयपुर जाते समय धारूड़े में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वसुंधरा राजे सिंधिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस की बधाई देने दिल्ली पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन की बधाई देने के लिए
पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पूर्व यूनुस खान भी दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली से वापस जयपुर जाते समय धारूड़ा के समीप भिवाड़ी से समाज सेवी व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान भिवाड़ी में समाज सेवी रत्तीराम दायमा, जिला सरपंच संघ अध्यक्ष, उद्यमी सरपंच मक्की किशन प्रधान, उद्योगपति व समाज सेवी राजवीर दायमा, कालू, विनोद भड़ाना, राजपाल सहित अन्य लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान एकत्रित हुए लोगों ने वसुंधरा राजे के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। स्वागत सत्कार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने समर्थकों से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और सभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।